Hello friends, welcome to my channel, and today's topic of discussion is fluorescence recovery after photo bleaching, that is FRAP. It is a technique by which we study the plasma membrane movement, that is lateral diffusion movement of plasma membrane. तो इस टॉपिक में हम ना सिर्फ इस टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे बल्कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, सभी एग्ज़ाम्स जहाँ पे लाइफ साइंसेज आपके एज अ सब्जेक्ट आती है, उन सभी एग्ज़ाम्स में इस टेक्निक से क्वेश्चंस आते हैं। उन क्वेश्चंस के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे और हम ये देखेंगे कि जल्दी से जल्दी उन क्वेश्चंस को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम उन्हें करेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली ये टॉपिक बहुत ही सिंपल होने की वजह से इसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो हम इस तरह से इसको पढ़ेंगे कि हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए और हम इसको अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए, let's start with the video. Before starting with the technique, we first remember the structure of plasma membrane, that is the fluid mosaic model of plasma membrane. In this model we can see that there is a lipid bilayer in which lipids are incorporated एज़ अ बाइलेयर, यानी दोनों तरफ से हमारे लिपिड्स जो होते हैं वो इनकॉर्पोरेटेड होते हैं। इसमें जो पोलर हेड्स होते हैं, दीज आर आउटसाइड एंड इनसाइड द सेल, एंड द नॉन पोलर हेड इज़ इन नॉन पोलर टेल्स आर इन बिटवीन द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन और द सेल मेम्ब्रेन। तो इस तरह से जो लिपिड्स होते हैं वो एक एम्फीपैथिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। दूसरी तरफ कुछ प्रोटीन्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं लिपिड्स के साथ में। उन प्रोटीन्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, दैट आर पेरिफेरल प्रोटीन्स एंड इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स। Apart from proteins and lipids, there are sterols present in animal cells. These sterols are cholesterol, while in plant cells they can be ergosterols or other type of sterols. तो ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ये आप सभी ने पढ़ रखा है। सिंगर एंड निकोलसन ने ये मॉडल सबसे पहले दिया था, और इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट है वो है कि ये लिपिड बाइलेयर होती है और इसके अंदर जो लिपिड्स होते हैं वो पोलर यानी कि हाइड्रोफिलिक एंड्स जो होते हैं इसके, ये आउटसाइड और इनसाइड होते हैं, जबकि जो हाइड्रोफोबिक एंड्स, हाइड्रोफोबिक टेल्स होती हैं वो इसके सेल मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होती है। अब बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की मूवमेंट की। तो द मूवमेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल्स, सेल मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल्स के जो मूवमेंट होते हैं वो तीन तरह से हो सकते हैं। दीज कैन बी rotational movement, there can be rotational movement, lateral movement and flip-flop movement. In rotational movement we can see that the lipid molecules they rotate around their own axis, अपने axis पर वो rotate करते हैं जैसे कि हमारी अर्थ rotate करती है। फ्लिप फ्लॉप में हम देख सकते हैं कि इसमें इनसाइड आउट और आउटसाइड इन इस तरह का पैटर्न हमको देखने को मिलता है, मतलब कि जो लिपिड मॉलिक्यूल्स बाहर की तरफ हैं वो अंदर की तरफ और अंदर वाले बाहर की तरफ चले जाते हैं। जबकि लेटरल जो मूवमेंट है इसे हम लेटरल डिफ्यूज़न मेथड भी कहते हैं, लेटरल डिफ्यूज़न मूवमेंट भी कहते हैं, लेटरल डिफ्यूज़न। तो इसमें हम देखते हैं कि एक तरह से ये जो लिपिड मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट है ये अपनी पूरी जो मेम्ब्रेन है इसमें कहीं पर भी डिफ्यूज़ आउट हो सकते हैं, यानी ये वाला जो लिपिड मॉलिक्यूल है ये यहाँ पर, ये वाला जो है ये यहाँ पर और ये वाला यहाँ पर, इस तरह से ये डिफ्यूज़ हो जाते हैं। तो इसे हम लेटरल डिफ्यूज़न कहते हैं और इस तरह से ये अपनी अपनी पोजीशंस ले लेते हैं जहाँ पे इनकी रिक्वायरमेंट होती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द मूवमेंट, टाइप ऑफ मूवमेंट्स। अब हम लेटरल डिफ्यूज़न को स्टडी करने के लिए जो मेम्ब्रेन के ऊपर प्रोटीन्स, एक्चुअली जो ये फ्रैप टेक्निक है इसकी जो इसकी जो आप कह सकते हैं कि इसका इस टेक्निक का यूज़ सबसे पहले इसी के लिए किया गया था कि जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं उनको स्टडी करने के लिए, उनके मूवमेंट को स्टडी करने के लिए, और वो कहाँ पे उनका इनकॉर्पोरेशन होता है और उनका किस तरह से वो फंक्शन करते हैं, इन सब को स्टडी करने के लिए इस टेक्निक का यूज़ किया गया था। So now this technique is widely used for confirming the position of proteins or lipid molecules onto the plasma membrane and also for their functional capability. अब हम पढ़ने वाले हैं फ्रैप के बारे में। तो फ्रैप एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम एक मेम्ब्रेन के स्मॉल पार्ट को स्टडी करते हैं। तो इसके स्मॉल पार्ट हमने यहाँ पे ले लिया है और इसे अब हम
GFP labeled antibody. GFP is green fluorescent प्रोटीन, दैट इज़ GFP. ये हमने यूज़ किया है इसकी टैगिंग के लिए ताकि हम इसका फ्लोरेसेंस पैटर्न स्टडी कर पाए. तो उसको हमने टैग किया हुआ है एक एंटीबॉडी के साथ, इसको लेबल कर दिया GFP से, और अब इसे यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन के मॉलिक्यूल्स है इनसे बाइंड कर दिया गया है. नाउ लेज़र का एक्सपोजर दिया गया है मेम्ब्रेन को उसी पार्ट पर. वहाँ पे हम देखते हैं कि लेज़र का एक्सपोजर होने से यहाँ पे फ़ोटो ब्लीचिंग हो गई है. फ़ोटो ब्लीचिंग का मतलब है कि उस पार्ट ने अब फ्लोरेसेंस करना बंद कर दिया है. अब वहाँ पे फ्लोरेसेंस शो नहीं होगा. आफ्टर सम टाइम हम देखेंगे कि उस पार्ट में फिर से फ्लोरेसेंस शो होने लग गया है. यही जो टेक्निक है इसे ही हम फ्रैप टेक्निक या फ्लोरेसेंस रिकवरी आफ्टर फ़ोटो ब्लीचिंग कहते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए कि फ़ोटो ब्लीचिंग के बाद में फ्लोरेसेंस की रिकवरी हमें देखने को मिल रही है. तो अगर हम इसे ग्राफ की हेल्प से स्टडी करते हैं, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो A है, यानी कि अभी हमने बाई लेयर को यूनिफॉर्मली लेबल कर दिया है फ्लोरेसेंट टैग से. B पार्ट में हम देखते हैं कि इसे अब फ़ोटो ब्लीचिंग की गई है लेज़र से, तो इंटेंसिटी एकदम से डाउन हो गई है. अब हमें फ्लोरेसेंस देखने को नहीं मिल रहा है. C पार्ट में जो इंटेंसिटी है वो वापस आने लगी है, क्योंकि जो ब्लीच्ड डाई है वो डिफ्यूज़ आउट होने लगी है, जबकि न्यू डाई जो है वो डिफ्यूज़ इन होने लगी है. तो इस तरह से C पार्ट में हमें इंटेंसिटी फिर से ऊपर आती हुई दिखाई देती है. जबकि D पार्ट में हम देख सकते हैं कि देयर इज़ द यूनिफॉर्म इंटेंसिटी रीस्टोर्ड इन दैट पर्टिकुलर पार्ट, दैट इज़ D. तो D पार्ट में हमें फिर से वो रिस्टोर देखने को मिल जाती है, रिस्टोरेशन. इस तरह से हम यहाँ पे फ्रैप टेक्निक का स्टडी करते हैं. अब यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं नोट करने के लिए, 3 कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. फर्स्ट कॉन्सेप्ट, आप अगर इसे इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं तो आप देखेंगे, अगर आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इंटेंसिटी में कुछ कमी दर्ज की गई है, जबकि यहाँ से लेकर यहाँ तक इंटेंसिटी रीस्टोर हो गई है या रिकवर हो गई है. ये जो इंटेंसिटी वापस रिकवर हो गई है ये मोबाइल फ्रैक्शन की वजह से है, यानी वो मॉलिक्यूल्स जो मोबिलिटी शो करते हैं, वो मॉलिक्यूल्स जो सेल मेम्ब्रेन में मोबिलिटी शो करते हैं, उनकी वजह से ये इंटेंसिटी वापस आ गई है. जबकि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो इमोबाइल होते हैं, अपनी जगह पर ही रहते हैं, जिसकी वजह से पूरी फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी हमें वापस नहीं मिलती है. तो ये इमोबाइल फ्रैक्शन की वजह से है. अगर आपसे ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाए कि कौन सा जो, मान लीजिए कि आपको एक और यहाँ पे ग्राफ दे दिया जाए और अब आपसे ये पूछा जाए कि इसमें से मोबाइल फ्रैक्शन किस में ज़्यादा है और किस में कम है, या फिर मोबाइल फ्रैक्शन नहीं पूछा जाएगा, आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि ये जो 1 नंबर इसको मार्क कर दीजिए और इसको 2 नंबर मार्क कर दीजिए. अब अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन सा प्रोटीन 1 या 2 इन दोनों में से कौन सा प्रोटीन ज़्यादा मोबिलिटी शो करता है, तो आप इसका सीधा सा आंसर दे सकते हैं कि प्रोटीन जो 2 है वो ज़्यादा मोबिलिटी शो कर रहा है, क्योंकि उसमें इमोबाइल फ्रैक्शन कम है. जबकि फर्स्ट में हम देखेंगे कि इमोबाइल फ्रैक्शन ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है. तो इस तरह से मोबाइल और इमोबाइल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपका क्लियर हो गया. अब मूव करते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट की तरफ. सेकंड कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है वैसे वैसे हमारी इंटेंसिटी रीस्टोर होती जा रही है. अगर मान लीजिए आप यहाँ पे 2 ग्राफ हम एक तरीके से मान सकते हैं कि एक ग्राफ आप इस तरह से मान लीजिए और एक ग्राफ आप इस तरह से मान लीजिए. इसके कंपैरिजन में अगर हम इसको और इसको देखें तो हम पाएंगे कि यहाँ पे जो टाइम के साथ में इंटेंसिटी का रिस्टोरेशन है वो फास्ट हुआ है. तो ये जो प्रोटीन है ये फास्टर मोबिलिटी शो कर रहा है, जबकि ये वाला जो प्रोटीन है ये स्लोअर मोबिलिटी शो कर रहा है. मतलब अब आपको क्या करना है कि ग्राफ की पोजीशन देखते ही आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन सा प्रोटीन फास्टर है कौन सा स्लोअर. तो आपको ज़्यादा देर सोचने की ज़रूरत नहीं है. तो ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया. चलिए एक लास्ट कॉन्सेप्ट है टेम्परेचर का इफ़ेक्ट.
अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाता है, ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया जाता है तो ये जो इंटेंसिटी रिकवरी है या इंटेंसिटी रिस्टोरेशन है, इसमें क्या फ़र्क पड़ सकता है। तो एक तरह से ये ग्राफ थोड़ा अप चला जाएगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से मोबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, और मोबिलिटी क्यों इंक्रीज़ हुई? टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से फ्लूइडिटी इंक्रीज़ हो गई है, मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी इंक्रीज़ हो गई है, और उसी वजह से मॉलिक्यूल्स की मोबिलिटी या मूवमेंट इंक्रीज़ हो गया है, और उस वजह से हमें जल्दी रिस्टोरेशन देखने को मिलेगा और थोड़ा ज़्यादा रिस्टोरेशन देखने को मिलेगा, और फ्लूरेसेंट की इंटेंसिटी हमें ज़्यादा मिलेगी। तो इस तरह से ये 3 कॉन्सेप्ट थे जिस पे ये पूरी जो टेक्निक थी ये काम कर रही थी। तो मेनली जो अगर आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि फ्रैप टेक्निक का यूज़ क्यों किया जाता है, तो फर्स्ट तो लेटरल डिफ्यूज़न स्टडी करने के लिए, लेटरल डिफ्यूज़न, और सेकेंडली टू स्टडी द मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स ऑन सेल मेम्ब्रेन। तो इसके लिए फ्रैप टेक्निक का यूज़ किया जाता है। अब चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो अब क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, जून 2016 में CSI या नेट में पूछा गया था। क्वेश्चन कह रहा है कि लेटरल डिफ्यूजन ऑफ प्रोटीन्स इन मेम्ब्रेन कैन बी फॉलोड एंड डिफ्यूजन रेट कैलकुलेटेड बाय। तो आप इसका आराम से आंसर लगा सकते हैं। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, दैट इज फ्रैप, फ्लूरेसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया था फास्टर एंड स्लोअर वाला, तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन इज सेइंग दैट यू फ्लोरेसेंटली टैग प्रोटीन एक्स यूजिंग एंटीबॉडीज एंड परफॉर्म द फ्रैप एक्सपेरिमेंट। द रिजल्ट्स ऑफ द फ्रैप एनालिसिस आर शोन बिलो। तो इस तरह से ये रिजल्ट्स यहाँ पे हमको देखने को मिल रहे हैं। ये कंट्रोल है और ये प्रोटीन एक्स है। क्वेश्चन पूछा गया है कि बेस्ड ऑन द फ्रैप एनालिसिस डेटा डज प्रोटीन एक्स मूव फास्टर और स्लोअर कंपेयर टू द कंट्रोल फॉस्फोलिपिड विद इन द मेम्ब्रेन। फॉस्फोलिपिड के कंपैरिजन में जो प्रोटीन एक्स है वो फास्टर मूव कर रहा है या स्लोअर। तो हम इसका इजीली आंसर लगा सकते हैं दैट इट इज़ मूविंग स्लोअर, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो इमोबाइल फ्रैक्शन है वो ज़्यादा है, तो इसकी जो मोबिलिटी होगी वो कम होगी, क्योंकि यहाँ पे इमोबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लोरेसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग। अगर आप लोगों को ये नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं थोड़ा जूम इन कर देती हूँ इसको। अब आप इसे ध्यान से देख सकते हैं। फ्लोरेसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग फ्रैप इज़ अ मेथड टू estimate the diffusion of molecules in the membrane. Fluorescently labeled molecules such as a receptor tagged with green fluorescent protein। यहाँ पे आपको 4 तरह के मॉलिक्यूल दिए गए हैं जिनकी आपको स्टडी करनी है। फर्स्ट मॉलिक्यूल है अ रिसेप्टर टैग्ड विद ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन। सेकेंड है अ रिसेप्टर लेबल्ड विद GFP विच इंटरैक्ट्स विद साइटोस्केलेटन। थर्ड है ए लेबल्ड लिपिड, और फोर्थ है लेबल्ड प्रोटीन दैट बाइंड्स टू द मेम्ब्रेन सरफेस। दे आर फोटो ब्लीच्ड एंड रिकवरी प्रोफाइल्स वर ऑब्टेन टू एस्टिमेट देयर डिफ्यूजन कोएफिशिएंट्स। द फॉलोइंग डेटा वर ऑब्टेन। इस तरह से ये डेटा हमको मिला है। 4 हमको ग्राफ मिले हैं, 4 हमारे पास में आप कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स थे जिनकी हमको स्टडी करनी है। तो अब अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास 4 रिसेप्टर्स हैं, उनमें से आप सबसे सिंपलेस्ट उठाइए ए लेबल्ड लिपिड। लेबल्ड लिपिड का मूवमेंट सबसे ज़्यादा होगा, ये हम सब जानते हैं अच्छे से। तो आप देखिए कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मूवमेंट है वो कहाँ हो रहा है, तो बी पार्ट में यहाँ हो रहा है। तो हम बी को 3 के साथ एसोसिएट कर सकते हैं डायरेक्टली। तो बी का जो है वो हम 3 से लगा सकते हैं। एक ही ऑप्शन की वजह से हम यहाँ पे आंसर टिक कर सकते हैं। फिर भी हम इसे कंफर्म कर लेते हैं। ए जो है उसमें क्या है, ए में हमें 4th ये दिखा रहा है। तो 4th क्या है, ए लेबल्ड प्रोटीन दैट बाइंड टू द मेम्ब्रेन सरफेस। मेम्ब्रेन की सरफेस अगेन यानी कि वो किससे बाइंड है, फॉस्फोलिपिड से बाइंड है, जो फॉस्फोलिपिड वहाँ पे प्रेजेंट है। फॉस्फोलिपिड से बाइंड, क्योंकि फॉस्फोलिपिड की मूवमेंट ज़्यादा है तो फॉस्फोलिपिड से बाइंड प्रोटीन की मूवमेंट भी ज़्यादा होगी। यानी ये वाला जो प्रोटीन है ये वही प्रोटीन होगा जो कि मेम्ब्रेन सरफेस से बाइंड है। तो यानी कि बी और ए ऑप्शन 3rd और 4th से मैच कर रहे हैं, तो इसलिए हम ये 2nd ऑप्शन यहाँ पे टिक कर सकते हैं।
ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि बहुत ही सिंपल है इस तरह के क्वेश्चंस को करना। सिर्फ 3 कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे याद रखने हैं। टेम्परेचर का मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल नहीं दिया है, बट इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में आए हैं। आप चाहे तो इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। अगर किसी को ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं इंटरनेट सर्च करके आपको बता दूँगी। अदरवाइज़ आप लोग खुद भी देख सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, मोबिलिटी की सवाल है बस, और कुछ भी नहीं है। अगर मूवमेंट ज़्यादा होता है तो हमें इंटेंसिटी जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती है, और टाइम के साथ साथ जल्दी रिस्टोरेशन हो जाता है अगर मोबिलिटी ज़्यादा होती है तो। और अगर मोबिलिटी कम होती है तो रिस्टोरेशन में हमें टाइम थोड़ा और ज़्यादा लगता है। और मोबाइल फ्रैक्शन अगर ज़्यादा है तो भी इंटेंसिटी ज़्यादा शो करेगा, और अगर इमोबाइल फ्रैक्शन ज़्यादा है यानी कि मोबाइल फ्रैक्शन कम है तो इंटेंसिटी कम शो करेगा। तो इस तरह से हम इस फ्रैप स्टडी से लिपिड की जो लिपिड बाइलेयर जो हमारी है उसकी लेटरल डिफ्यूज़न की स्टडी करते हैं, और प्रोटीन्स का स्पेशली हम मूवमेंट देखते हैं कि उनकी जो पोजीशनिंग है वो कहाँ जाकर होगी, और इस तरह से हम उनकी फंक्शनिंग को भी डिटरमाइन कर सकते हैं कि इसकी फंक्शनिंग किस तरह से ये काम करता होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपके जो भी सजेशंस हैं। और सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, बाय बाय।